नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज है उसके प्राचार्य हैं और आज हम लोग साथ में हैं, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो सर, हम लोग लगातार विकसित भारत की बात कर रहे हैं। 2047 तक प्रधानमंत्री ने एक विज़न रखा है जी। और विकास बिना शिक्षा के संभव नहीं है। विकास के लिए शिक्षा एक बड़ा स्तंभ माना जाता है और सबकी निगाहें जाकर टिकती है बजट पे। केंद्र सरकार क्या कर रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है विकास का जो आपको भविष्य की एक तरीके से नींव तैयार करके देता है। लेकिन सर, देखा जाए तो भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन बजट के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी उस तरीके का प्रावधान नहीं है कि शिक्षा को आसान बनाया जा सके, किसी पर बोझ ना बने शिक्षा, उस तरह की व्यवस्था की जा सके। भाजपा ने जब पार्टी का मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सरकार, एक व्यवस्था है हमारे देश में, तो उसके मैनिफेस्टो में जो कुछ कही गई थी बातें वो मैं जिक्र करना ज़रूर चाहूँगा कि 6% बजट बनाने की बात ओवरऑल की गई थी, लेकिन उस दिशा में अब तक हम लोग बढ़ नहीं पाए हैं। अभी भी 4% के इर्द गिर्द ही बजटीय प्रावधान है शिक्षा को लेकर। ऐसे में सर, अगर हम देखें, समझने की कोशिश करें कि बजट, क्योंकि पूर्ण बजट अभी ही पेश हुआ, तो बजट का शिक्षा से कितना सरोकार है और ख़ास करके छात्रों को ये कैसे प्रभावित करता है ऐसे समय में जब सरकारी व्यवस्था शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरकारी व्यवस्था सर, बहुत अच्छा प्रश्न है अंकित जी। और वास्तव में इस तरह की चर्चा होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक के माइंडसेट में एक ये रहता है कि शिक्षा ही क्या, कोई भी व्यवस्था है तो बजट एलोकेशन कितना है। जब भी बजट अनाउंसमेंट होता है तो अलग अलग सेक्टर्स में कितना दिया गया है, किसी में कम हुआ है तो शायद वो नेगलेक्ट हो रहा है, किसी में ज़्यादा हुआ है तो उस पर प्रायोरिटी हो रहा है। लेकिन इस प्रश्न में मैं एक थोड़ी सी खामी भी देखता हूँ, वो ये कि क्या शिक्षा का सीधा सीधा रिलेशनशिप, उसका संबंध केवल बजट से ही है, यानी बजट ज़्यादा होगा तो शिक्षा अच्छी हो जाएगी और बजट कम होगा तो शिक्षा खराब हो जाएगी। क्या केवल बजट ही एकमात्र फैक्टर है, एकमात्र कारण है जिससे शिक्षा की उत्कृष्टता या उसकी गुणवत्ता हम की जांच करें? ये वैसे ही है, यदि मैं एक सरल सा उदाहरण देना चाहूँ कि जैसे घर में हमने बच्चे को स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड कर दी, उसको लैपटॉप और महंगा मोबाइल दे दिया, एक घर में अलग से उसके लिए स्टडी रूम भी है, और भी जो सुविधाएं आप सोच सकते हैं वो हमने सुविधाएं प्रदान कर दी। और यह देने के बाद हम सोचे कि बच्चे की पढ़ाई तो अच्छी होएगी ही, क्योंकि हमने सब कुछ दे दिया। लेकिन हम आपके अनुभव में भी है कि केवल इन सुविधाओं के देने से ही पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, ऐसा हम नहीं मान सकते। यह एक बहुत से कारणों में एक कारण हो सकता है, लेकिन अकेला एक कारण नहीं है। मुझे लगता है कि इसके साथ साथ हमें इस जांच में पढ़ना चाहिए बजट कितना दिया है। इसके अलावा हमें इस खोज में, इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहिए कि उस बजट का उपयोग कैसे हो रहा है, उस पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। बजट यानी स्कूल कॉलेज के लिए दिया, शिक्षा के लिए दिया, तो वो शिक्षा में बजट का जितना भी पैसा दिया है, 100 रुपये दिए, 100 रुपये का खर्च किस प्रकार से हो रहा है। यदि हम नहीं इस तरह की मॉनिटरिंग करेंगे तो हो सकता है 100 रुपये तो कम पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मैं 150, सरकार 150 कर दे, 200 कर दे, वो भी कम नज़र आएंगे। तो खर्च का जो पैटर्न है उसके बारे में यदि हम नहीं सोचेंगे और उसका जब माइंडसेट नहीं चेंज होगा, आप समाज में रहते हैं, अनेक प्रकार की खबरें, आप तो मीडिया में ही हैं, हमें भी सुनने को मिलती हैं कि कई इंस्टीट्यूशंस में, नाम यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं है, लाखों करोड़ों के इक्विपमेंट, डिवाइसेस आकर रखे हुए हैं, उनकी पैकिंग तक भी नहीं खुली और इस्तेमाल करने की तो बात बाद में आती है।
यानी क्या इसका अर्थ निकला, बजट तो कम नहीं था लेकिन उसका इस्तेमाल फिर भी उस एजुकेशन के लिए, बच्चों के प्रयोग के लिए नहीं हो रहा। तो बात जो मैं कहना चाहता हूँ इच्छा शक्ति कि इच्छा शक्ति और उस पैसे का उपयोग कैसे हो, ये एसी है। एक बात और कहकर अपनी बात, इस प्रश्न का जवाब पूरा करूँगा। एसी है, एसी मान लिया अचानक चलना बंद हो गया, तो दो तरीके हैं कि भाई एसी ये ख़राब हो गया, इसको डंप कीजिए, दूसरा लाइएगा। और एक दूसरा तरीका ये है कि भाई जरा मैकेनिक को दिखा तो लें, और हो सकता है कि ये थोड़े से रुपयों में ही 1000-2000 में ये चीज़ ठीक हो जाए, जो नए लाने में हम 30-40 हज़ार रुपये खर्च करने की बात सोच रहे थे। तो खर्च का पैटर्न कैसा हो, और मुझे लगता है कि सरकार का फोकस अब इस बात पर ज़्यादा है, और होना भी चाहिए कि इस तरह के सिस्टम वो डेवलप करना चाहती हैं और डेवलप हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जिससे इस चीज़ की मॉनिटरिंग हो कि वो पैसा ठीक प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए, जिन हेड्स के लिए वो दिया जा रहा है, वो वास्तव में उस प्रकार से खर्च हो। मैंने कहा कि इस तरह का सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। तो जैसे पीएफएमएस का एक सिस्टम है, अब हमारे पास डायरेक्ट पैसा यूजीसी से नहीं आता, ग्रांट का पैसा भी, अब वो एक पीएफएमएस उसे हम पोर्टल बोलते हैं, आरबीआई के थ्रू पैसा आता है, हर महीने आता है, उसके थ्रू हम खर्च करते हैं, सैलरीज देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो बजट की बात है कि बजट कम हुआ है शिक्षा के एलोकेशन में, तो ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है, और पीरियडिकली गवर्नमेंट रिव्यू भी करती है। जैसे ही उसे लगेगा कि अब ज़रूरत बढ़ रही है तो एलोकेशन बढ़ भी जाएगा। लेकिन बजट की वजह से शिक्षा में कोई कमी आई हो, कभी किसी प्रकार का अभाव महसूस किया गया हो, ऐसा मेरे अनुभव में नहीं आता। व्यवस्थाओं पर तो असर पड़ता है ना, क्योंकि पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रहा है ना, व्यवस्थाओं पर तो असर पड़ता ही होगा सर। हाँ, नहीं, व्यवस्थाओं का मैंने कहा ना कि जैसे देखिए, व्यवस्थाओं की बात करें, जो आपने अभी पूछा, पहले कुछ सालों पहले तक यदि पूरे भारतवर्ष में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी? कुछ गिनती की, जो हम उंगली पर गिन सकते थे, इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी। आज की डेट में हर स्टेट में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जा चुकी है, और टोटल संख्या यदि मैं बताऊं तो वो 36 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आज हैं। बड़े स्टेट्स में तो और ज़्यादा, बड़े स्टेट्स में ज़्यादा हैं। दिल्ली में ही जैसे 3-4 हैं, पहले थी, लेकिन कई स्टेट्स में जहाँ एक भी नहीं थी वहाँ एक एक तो खोली गई है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने का मतलब बजट एलोकेशन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, संभावनाएं बढ़ी या कम हुई, व्यवस्थाएं कम हुई या ज़्यादा हुई। सवाल ये है कि जहाँ जहाँ आवश्यकता है सरकार उस पर खर्च कर रही है, और उन व्यवस्थाओं पर केवल यह है कि प्रायोरिटाइज करना, किस स्थान पर क्या करना है क्या नहीं करना, केवल इतने समझने की बात है। अच्छा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ी है और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी बढ़ी अच्छा, है। आपने जो कि आसानी से जो विषय है उसको परखते हुए, समझते हुए आपने जो बात कही है, उसमें एक और सवाल यहीं पे आता है। आपने बोला कि शिक्षा पे कोई असर नहीं पड़ता है, बजट से कोई लेना देना उसका है नहीं। लेकिन सर देखा जाए तो अभी आप क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो अभी बीटेक का, लॉ का, इसके अलावा पीएचडी का जो फीस में वृद्धि हुआ, और समय समय पर स्नातक की डिग्री के लिए भी फीस में बढ़ोतरी हुए हैं। छात्रों ने विरोध भी किया है, जेएनयू का भी बढ़ा है, आईआईटी, आईआईएम जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वहाँ भी फीस बढ़े हैं और बहुत बढ़े हैं। तो क्या इसका असर बजट से है? इसका लेना देना कोई बजट से है कि सरकार ज़्यादा पैसा दे तो यहाँ बच्चों पर बोझ ना पड़े, उनके पेरेंट्स पे बोझ ना पड़े? तो क्या इसके पीछे, क्योंकि हमारे देश में दो व्यवस्थाएं हैं शिक्षा के लिए, एक प्राइवेट है, एक सरकारी है। जिसके पास पैसे नहीं है वो सरकारी व्यवस्थाओं की ओर देखता है। ऐसे में जाहिर सी बात है उस पर तो असर पड़ेगा ना, अगर फीस सरकारी कॉलेजेस के भी, यूनिवर्सिटीज़ के भी महंगे होंगे तो। देखिए, एक तो मैंने अपना पहले आपके सवाल का जवाब देते हुए ये नहीं कहा कि बजट का शिक्षा पर असर नहीं होता। मेरा केवल इतना कहना था कि केवल बजट से ही शिक्षा
पर असर होगा ऐसी बात नहीं है, ठीक। और बहुत सी और भी बातें बहुत भी कारक हो बहुत सकते कारक हैं, और अभी जितना एलोकेशन है वो इनसफिशिएंट है ऐसी बात नहीं है। पीरियडिकल रिव्यू होता है, वो धीरे धीरे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सरकार करती है और करेगी भी। अब जो आपने फ़ीस की बात की, फ़ीस की इंक्रीज़ या बढ़ोतरी के साथ साथ हमें ये भी एनालिसिस करना चाहिए कि कितने टाइम बाद ये बढ़ोतरी हुई है और कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम सुविधाओं की तो बात करते हैं, मांग बार बार उठती है कि शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए अधिक सुविधाएं हों, एसीज हों, लाइब्रेरी इस तरह की हों, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ हों, तो ये सुविधाएं कहाँ से आएंगी? ये सुविधाएं, मैं ये नहीं कह रहा ये सुविधाएं सारी बच्चों की फीस से वसूली जाएं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा। आपको भी ध्यान होगा और मुझे तो अच्छी तरह ध्यान है कि किसी समय में बहुत सालों तक डीटीसी बस का जो बस पास बना करता था स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चों के लिए फ़ी एक कंसेशनल फ़ी बस पास बना करता था, वो 12.5 रुपये का बनता था। और ऐसा समय तक आ गया कि बस का एक साइड का यदि आपने डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करना है, एक टिकट ही 10 रुपये या 15 रुपये की होती थी। उस समय भी 12.5 रुपये का पास चलता रहा, और जैसे ही 12.5 से 13 करने की बात भी होती थी या 15 करने की बात भी होती थी, तो एजिटेशन होता था, ये होता था कि गरीब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। मेरा ये केवल इतना कहना है कि इन चीज़ों को, जो फीस बढ़ोतरी की बात है, एक लॉजिकल और रैशनल तरीके से भी देखना चाहिए। जब सब चीज़ें बढ़ रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई की भरपाई बच्चों की फीस से करनी है, लेकिन 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 एक पीरियड के बाद कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ती है। मैंने इसलिए प्रारंभ में कहा कि कितने समय के बाद ये इंक्रीज़ किया गया है और कितना किया गया है, इस पर भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए और जानना चाहिए। यदि फीस इंक्रीज़ हुई है तो साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जिनको हम वीकर सेक्शन बोलते हैं, आर्थिक रूप से जो इस तरह का वर्ग है, जो शायद बढ़ी हुई फीस तो क्या, शायद पुरानी फीस को देने में भी जिनको दिक्कत आती थी, तो उनके लिए स्कीम्स हैं ना, उसके लिए स्कूल कॉलेजों में फ़ीस माफ़ होती है। हम भी एक अच्छा अमाउंट फ़ी कंसेशन के लिए रखते हैं, जो इस तरह के बच्चों के लिए हम सुरक्षित रखते हैं और उनकी फ़ी कंसेशन करते हैं। 100% तक भी फ़ीस माफ़ होती है। इसके साथ साथ कॉलेज स्तर पर भी और गवर्नमेंट लेवल से भी अनेक तरह की स्कॉलरशिप्स भी हैं। तो वो सब एक बैलेंस आउट करने के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फीस दें, जो नहीं कर सकते या कम अफोर्डेबिलिटी है तो उनके लिए दूसरी स्कीम्स हैं, जिससे वो शिक्षा के सिस्टम से केवल फीस के कारण बाहर ना हो जाए। अच्छा, आपने एक पोर्टल का जिक्र किया, 2017 में वो पोर्टल आया है, और आपने बोला कि अब जो यूजीसी है वहाँ से पैसे नहीं आते हैं, अब उस पोर्टल के ज़रिए सीधे आरबीआई से पैसे आते हैं। लेकिन एक आरोप लगता है कि अब मतलब संस्थानों को ना उसके हालात पे छोड़ दिए गए। पहले आपको कहीं ना कहीं अनुदान मिलते थे, अब ये आरोप लगाया जाता है कि अब अनुदान की जगह अगर ज़्यादा आपके पास खर्चा हो रहा है तो आपको ऋण लेने की आवश्यकता है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं और इस पे प्रशासन पे दबाव बढ़ता है? जी कॉलेज प्रशासन नहीं, दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो इसमें मिक्स हो रही हैं। कि एक तो जो पहले से यूजीसी से हमें ग्रांट मिलती थी, वो ग्रांट अब भी मिलती है। अच्छा। सेम मिलती है, जितना अमाउंट, जितना बजट हम बनाकर देते हैं। देखिए, टीचर्स आए, परमानेंट हुए, उनके प्रमोशन हुए, तो नेचुरली उनका जो सैलरी है वो अमाउंट बढ़ेगा। सैलरी अमाउंट बढ़ेगा तो कॉलेज का टोटल बजट जो सैलरी के लिए हमने देना है वो बजट भी इंक्रीज़ होगा। बढ़े हुए बजट के अनुकूल ही, अनुसार ही हमारे पास पैसा आ जाता है, उसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। केवल इतना फ़र्क है, यूजीसी के बजाय डायरेक्ट पीएफएमएस के थ्रू आता है और वो ग्रांट के रूप में ही आता है। अच्छा। जो आपने ऋण वाली बात की है वो एक दूसरा एस्पेक्ट है कि मान लिया हमने कॉलेज में कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। अच्छा। सपोज
मैं एक फिगर लेता हूँ कि उसमें 1 करोड़ रुपए का खर्च होना है, तो 1 करोड़ में ये जो ऋण वाली बात है, इसमें 90% अभी भी ग्रांट के रूप में ही कॉलेज को मिलेगा। 90%, यानी 90 लाख वो हमने वापस नहीं देना, बचा केवल 10 लाख। 10 लाख को हम 10-15 साल की किश्तों में बांट कर वो केवल रीपेमेंट करना है, जिसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है और शायद इंटरेस्ट रेट ना के बराबर है उसमें। तो एक प्रकार से ये भी ग्रांट ही है, केवल इतना किया है कि 10% हमने वापस करना है, 90% वापस नहीं करना। अब आप कहेंगे कि 10% तो फिर आपका एक तरह से ग्रांट नहीं है ना, लोन के रूप में हुआ। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल ग्रांट जब भी मिल रही है सैलरी के अलावा, एक कुछ ना कुछ उसका रेशो या प्रोपोर्शन वो ज़रूर इस प्रकार से होना चाहिए जिसके लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल हो। मान लिया जो भी एक्स अमाउंट मिला, तो एक्स अमाउंट की मेरी देनदारी भी बनती है, तो वह एक एस्पेक्ट ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज़ एक माइंडसेट होता है कि ये तो ग्रांट आया और उसको किस प्रकार से खर्च करना है, चेक्स बैलेंसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें वापस करना है तो निश्चित रूप से उसकी एक जो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बढ़ जाती है, जिसको हम फ्री बीज या एक फ्री का एक जो आज कुछ सालों से ज़रा ज़्यादा चल पड़ा है, तो उस जोन से बाहर निकलने के लिए ये मैं समझता हूँ आवश्यक है। लेकिन जो आपने बात की, इसमें 90% ग्रांट के रूप में ही है जो वापस नहीं करना। अच्छा जी, आपने चूँकि पहले ही सवाल में कहा कि अब कॉलेजेस बन रहे हैं, अब विश्व स्तर के कॉलेजेस में सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन सर अगर देखा जाए तो सरकार ने एक लक्ष्य 2019 में रखा था कि हमें कम से कम 50 उत्कृष्ट संस्थान 2024 तक तैयार करने हैं, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 20 हुए हैं। और कोविड इसमें आया, कोविड का हवाला दिया जाता है, कोविड उस दौरान भी था जब संसद नया बन रहा था। तो आप किस तरह देखते हैं, इसमें देरी क्यों हो रही है? क्या यहाँ भी बजट एक बाधा बन रहा है? मैं कोविड का हवाला नहीं दूंगा इसका जवाब देते हुए। मैं कहूँगा अंकित जी कि संस्थान को या यूनिवर्सिटी को उत्कृष्ट बनाना है और 50 गवर्नमेंट का लक्ष्य था जैसा आपने बताया, लेकिन उत्कृष्ट कौन बनाएगा? उत्कृष्ट बनाने वाले उसके जो किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको उत्कृष्ट बनाने वाले उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब उसमें स्टूडेंट्स, उसके फैकल्टी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका नॉन टीचिंग स्टाफ, ये लोग उसके कंपोनेंट हैं, बहुत अहम कंपोनेंट हैं जिनकी वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनता है। उत्कृष्ट ये लोग मिलकर बनाएंगे कि वो एजुकेशन की किस शैली को अपना रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ किस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है, बच्चे क्लासरूम तक आ रहे हैं, इसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है, क्लासरूम में आने के बाद वहाँ पर क्लासरूम में टीचर की डिलीवरी कैसे हो रही है, कितनी इफ़ेक्टिव और क्वालिटेटिव है, ये इंश्योर करना होगा। वहाँ का नॉन टीचिंग स्टाफ कितना एफिशिएंट है और चीज़ों को कितने स्मूथली और नॉन ब्यूरोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कितना स्टूडेंट फ्रेंडली और फैकल्टी फ्रेंडली है, इन सब चीज़ों से निकलकर कितना वहाँ पर रिसर्च का बेंट ऑफ माइंड है, इन सब चीज़ों से ही तो कोई उत्कृष्ट बनेगा। गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक लक्ष्य दिया, अब ये तो हम लोगों का काम है कि हम उत्कृष्ट बने और उन पैरामीटर्स पर जो सरकार सोचती है या जो गाइडलाइंस या पैरामीटर्स या स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि उत्कृष्ट कोई इंस्टीट्यूशन तब माना जाएगा
जब ये पैरामीटर पूरे हो जाएंगे। तो अगर अभी तक वो पैरामीटर पूरे नहीं हुए हैं, सरकार ने लक्ष्य दिया, तो हमें और ज़्यादा मेहनत और कड़ी मेहनत उस दिशा में करनी चाहिए। अभी 20 हुए हैं, हम उस लक्ष्य की तरफ और बढ़ेंगे तो और भी। तो बजट इसका भी कारण नहीं है? बजट, मैंने कहा कि सीधा सीधा कारण इसमें नहीं होता। ज़्यादा बात ये होती है, देखिए मैं और आप भी, हम कई बार रिमोट प्लेसेस पर जाते हैं, वहाँ स्कूल कॉलेजेस को देखते हैं, वहाँ रिसोर्सेज यदि हम यहाँ की तुलना में, यहाँ यानी मेट्रो सिटी में भी कैपिटल सिटी दिल्ली से कंपैरिजन करें तो लगेगा कि वहाँ पर तो रिसोर्सेज ना के बराबर है ही नहीं यहाँ के कंपैरिजन में। फिर भी आई सैल्यूट दोज कॉलेजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कि कम से कम इतने रिमोट प्लेसेस में जाकर वो स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, चला रहे हैं, और वहाँ पर बच्चे बच्चियाँ, बॉयज़ गर्ल्स, एक जगह मैं गया, वहाँ पर 5-6 किलोमीटर दूर से लड़कियाँ साइकिल बाइसिकल चलाकर कॉलेज अटेंड करने गांव आती हैं। देहात में अभी भी यही सिस्टम आम देहात में ये बिल्कुल सिस्टम है ये। तो इसलिए वहाँ पर रिसोर्सेस कम होने के बावजूद भी वो जितना आउटपुट दे पा रहे हैं, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ तो मैं इसको कहूँ कि इनपुट आउटपुट रेशियो कैसी है, कितने रिसोर्सेज और कितना, यानी कितना इनपुट और कितना आउटपुट वो निकाल रहे हैं। और यहाँ पर यदि हम देखें कितना इनपुट और कितना आउटपुट निकाल रहे हैं, तो लगेगा कि दोज कॉलेजेस आर डूइंग वंडर्स एंड मिरेकल्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि बजट अपने आप में एक जिसे हम कहते हैं कैटलिस्ट होता है, प्रोपेलिंग फैक्टर होता है कि वो चीज़ों को थोड़ा और आगे जल्दी धकेल देता है। तो लेकिन अभी जितने रिसोर्सेज हैं, पहले कम से कम उसको तो ऑप्टिमम यूटिलाइज कर लें। मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जितना संभव हो किफ़ायत के साथ। इंग्लिश में उसके लिए एक टर्म आती है, उसको बोलते हैं ऑस्टेरिटी, कि किफ़ायत के साथ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते हुए और रेड लाइट आ गई, रेड लाइट पर मैंने देखा कि उसमें आ रहा है 2 मिनट, 2 मिनट के बाद ग्रीन होगी। तो 2 तरीके हैं, एक तो मैं इंजन ऑन रखूं और दूसरा इंजन ऑफ कर दूं। दोनों ही केस में मुझे गाड़ी में ही हूँ मैं, कोई उसमें नहीं कोई मुझे डिस्कम्फर्ट होने वाला। लेकिन यदि मैंने 2 मिनट में गाड़ी के लिए गाड़ी ऑफ कर दी, तो उससे जो सेविंग हो रही है ये है ऑस्टेरिटी, ये है किफ़ायत से उस पैसे को यूज़ करना। एक ये है कि चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो चलने दो वाला माइंडसेट या क्या फ़र्क पड़ता है वाला माइंडसेट, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। उसी पेट्रोल की कीमत में अगर मैंने 2 मिनट गाड़ी ऑफ कर दी रेड लाइट पर, तो उसी पेट्रोल की क्वांटिटी से मैं ज़्यादा माइलेज ले जाऊंगा। तो बताइए बजट कहाँ पर आया? बजट तो उतना का उतना था। 100 रुपये के पेट्रोल में ही मैंने ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चला ली, 2 मिनट अलग अलग रेड लाइट्स पर गाड़ी को ऑफ कर। अच्छा, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ूँ, क्योंकि आपने ये कहा कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो आंकड़ा, मैं 2014 से लेकर अब तक का बजट देख रहा था, आंकड़ों में वो बढ़ रहे हैं। आंकड़ों में अगर देखा जाए तो शिक्षा का बजट बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर कटौती की गई। इस बार के बजट में देखिए उच्च शिक्षा पर कटौती की गई है। इसके अलावा जो अनुपात है, जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में बजट भी बढ़ना चाहिए। जीडीपी जिस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है, उस अनुसार बजट घटना बढ़ना चाहिए। वैसा शिक्षा व्यवस्था के साथ नहीं है, शिक्षा बजट के साथ नहीं है। इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं फिर कहूँगा नॉर्मल हम जैसे जो मीडिया पढ़े हैं, जो हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो तो कहेंगे यार बजट तो बहुत बड़ा है। पहले तो ओवरऑल जीडीपी का 4% ज़्यादा था, अब 13% जा रहा है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि बजट नहीं बढ़ रहा है। तो इसको कैसे समझाएंगे आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने, मैं बार बार आपको साधुवाद दूंगा। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये आम जनता के मन में होते हैं और स्वाभाविक प्रश्न है और रेलेवेंट भी हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक जो इसके पीछे का भाव है और तर्क मैं नहीं कहूँगा,
वो मैं बताता हूँ। आपने कहा कि उच्च शिक्षा में कम हुआ, तो एक बात बताइए कि उच्च शिक्षा में स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी वो कहाँ से आते हैं? उच्च शिक्षा में विद्यार्थी आते हैं स्कूल से। स्कूल जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कह लें, या अगर उसको हम हायर एजुकेशन कह रहे हैं तो आसान करने के लिए मैं कह देता हूँ लोअर एजुकेशन। लोअर का मतलब लोअर नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्कूल, चलिए स्कूल एजुकेशन कह देते हैं। स्कूल एजुकेशन पर, स्कूल एजुकेशन से जो बच्चे निकलेंगे वही बच्चे तो हायर एजुकेशन में जाएंगे ना। अब हायर एजुकेशन का आज का GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वो देखें तो वो केवल अंकित जी अभी 27-28% है पूरे भारत का, यदि एवरेज निकालें। यानी जितने बच्चे 100 बच्चे हायर एजुकेशन में जा सकते थे, उनमें से केवल 28 बच्चे ही अभी हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। तो उनके लिए कौन, हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी ना, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि भाई बच्चों को आप हायर एजुकेशन के लिए भेजिएगा। बच्चों का भी ये माइंडसेट स्कूल में तैयार करना पड़ेगा कि आप केवल 10वीं 11वीं 12वीं करके अपनी एजुकेशन अब मेरी पूरी हुई ऐसा मत मानिएगा, आगे आइएगा। और इसी से जुड़ा हुआ एक और एस्पेक्ट है कि स्कूल लेवल पर भी अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात, प्राइमरी मिडिल का बात छोड़ दें, सेकेंडरी लेवल पर बच्चों का ड्रॉप आउट रेशो, यानी जो स्कूल में 9वीं 10वीं तक तो आया, लेकिन जैसे ही वो 11वीं 12वीं तक आया तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। ऐसे यदि हम बात करें जिसको हम ड्रॉप आउट रेशो बोलें, तो वो पूरे भारत का एवरेज लगभग 12-12.5% है। और कुछ कुछ राज्यों में तो इतना ज़्यादा है कि 20-22-25% तक है। यानी 100 में से 25 बच्चे तो 10वीं के बाद 11वीं में ही नहीं जाते, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एजुकेटेड कहलाते हैं कि उन्होंने बेसिक कर लिया, हाँ, लेकिन आगे नहीं पढ़ाई कर रहे। कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है। कई बार हमारे आपके ध्यान में भी इस तरह के बच्चे ध्यान में आ जाते हैं कि उसके बाद तो मैंने पढ़ा ही नहीं, पढ़ सकता था लेकिन पढ़ा नहीं। तो हायर एजुकेशन का बजट कम हुआ मान लिया, लेकिन इसके साथ साथ जो स्कूल एजुकेशन है उस पर बजट बढ़ा है यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिक रूट कॉज वहाँ पर है। यदि हम वहाँ से बच्चे तैयार नहीं करेंगे, ड्रॉप आउट रेशो यदि हम डाउन नहीं करेंगे, तो हायर एजुकेशन में जो मैंने GER बोला, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, वो भी नहीं बढ़ पाएगी। जब जैसे मशीन होती है ना, मशीन में अगर रॉ मटेरियल नहीं जाएगा तो बाहर से फिनिश प्रोडक्ट कहाँ से मिल जाएगा, और रॉ मटेरियल स्कूल के बच्चे। तो स्कूल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देने की बात होनी चाहिए, साथ साथ वो हुई है, और वहाँ का बजट भी बढ़ा है। तो उससे मुझे लगता है कि स्कूलों की दशा और अच्छी हो, ड्रॉप आउट्स लड़के लड़कियों का कम हो। और ये भी बड़ा एक अचरज की बात है कि आम सोच यह होती है कि शायद लड़कियां ड्रॉप आउट करती होंगी, ज़्यादा हैं वो, लेकिन लड़के भी ड्रॉप आउट्स होते हैं। तो यह रेशो कम हो, आगे जाएं, हायर एजुकेशन में जाएं, तो निश्चित रूप से उसके अनुसार जो जो व्यवस्थाएं और जो जो ज़रूरतें होंगी वो पूरी होंगी, ऐसा मुझे लगता है और विश्वास भी है। बिल्कुल। सर ने जो बात कही उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो देश का जो मान लीजिए कि 100% बजट है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के बजट शामिल हैं जी। और आपने जो कहा कि जो मैक्सिमम बजट खर्च होता है वो 10वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उन पे खर्च होता है, और जो केंद्र सरकार का बजट खर्च होता है वो 10% के आसपास होता है। 90% राज्य खर्च करते हैं जो आपकी 10वीं या 12वीं तक की शिक्षा है उस पर, और केंद्र सरकार अगर खर्च करता है तो वो सब्सिडी देने में या मिड डे मील जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ाते हैं। ठीक हाँ, है। हाँ। ये एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि सबको पता है कि सिर्फ केंद्र ही शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करता है, राज्यों की भी अपनी जिम्मेदारी है, राज्यों की भी अहम भूमिका है, और राज्यों पर
नींव को तैयार करने की ज़्यादा जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे मैंने कहा, स्कूली शिक्षा पर बजट एलोकेशन बढ़ा है। इस बजट में भी जो अभी केंद्र का बजट आया, और उसमें जो जैसा भी जो व्यवस्था होती है, राज्यों को उनके अनुसार उनका हिस्सा मिलेगा। अच्छा। निश्चित रूप से। अच्छा, एक चीज़ सर, क्योंकि आरक्षण से जुड़ा हुआ है, क्या जो 10% आरक्षण EWS के लिए आया, या फिर पहले से जो आरक्षण व्यवस्थाएं कॉलेजेस में, खास करके सरकारी यूनिवर्सिटी, तो उसको ये टू जेड फॉलो किया जाता है, किए जाता है, बिल्कुल फॉलो किए जाते हैं। जी जी। प्राइवेट में इधर उधर हो सकता है, लेकिन सरकारी में इतना तो है कि सीट खाली रह सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर फॉलो किया जाता है। तो क्या उस पर बजट कम हो, ज़्यादा हो, उस पर कोई असर पड़ता है? और दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा व्यवस्था में सरकार सब्सिडी छात्रों को कैसे प्रदान करती है? क्योंकि होता है कि कुछ बच्चे पूरा फीस देते हैं, लेकिन कुछ आपने बताया कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, तो वो सब्सिडी सरकार कैसे प्रोवाइड करती है किसी छात्र को? हाँ, ये सब्सिडी वाली बात पहले हम बात कर लेते हैं। मैंने शुरू में भी बोला कि सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें इस तरह से जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे हैं और कुछ कैटेगरीज हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप उनको दी जाती है। और जैसे ही उनकी स्कॉलरशिप कॉलेज में आती है फीस के रूप में, तो जो फीस, जैसे अभी फर्स्ट ईयर के एडमिशन हो रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में फ़ीस जमा कर देते हैं एडमिशन के समय, और उनकी स्कॉलरशिप बाद में आ जाती है, तो वो फ़ीस हम उसको लौटा देते हैं। तो यानी एक तरह से पूरा उसका फ़ी जो है वो उसको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी। तो स्कॉलरशिप एक माध्यम है। दूसरा माध्यम मैंने बताया कि कॉलेज लेवल पर हम फ़ी कंसेशन करते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। उनके माध्यम से भी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते या ऐसे परिवारों से आते हैं, तो अलग अलग परसेंटेज पैरामीटर्स के आधार पर कमेटी बनी होती है कॉलेज की, बच्चे को से इंटरेक्शन करते हैं, और उसके आधार पर फिर 40%, 50%, 80% या 100% वो फीस हम माफ़ करते हैं, जिससे जो जिसको आपने नाम सब्सिडी दिया, तो वह उसकी ज़रूरत पूरी होती है। बिल्कुल। और आरक्षण आरक्षण की जो बात है, देखिए अभी इसमें मेरा सवाल ये था कि क्या आरक्षण की वजह से जो EWS नया आया है, उसकी वजह से जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसकी वजह से संस्थान पे या विश्वविद्यालय पे कोई अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है? और क्या सरकार उसके लिए अलग से कोई प्रावधान करके चलती है, आप लोग के साथ, आप लोग को बता के चलती है कुछ इस तरीके? हाँ, देखिए अभी तक SC ST OBC ये रिजर्वेशन थे कुछ साल पहले तक, जो 49.5% बनता है रिजर्वेशन। इसके बाद EWS का रिजर्वेशन आया, और EWS का रिजर्वेशन में एक ही कंडीशन थी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, वही बच्चे इस EWS कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जनरल कैटेगरी के बच्चों में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको इस आरक्षण का लाभ मिल सके। यह 10% का लाभ उन्हें दिया गया था कि 10% एडमिशन होंगे। इस 10% के अनुसार हर कोर्स में उतने विद्यार्थियों की संख्या वो बढ़ा दी गई है, ये जब से ये EWS का कोटा लागू हुआ। इसमें कुछ इश्यूज हैं, गवर्नमेंट उसकी तरफ रिजॉल्व कर रही है, लेकिन फ़िलहाल यह बहुत बड़ी समस्या अभी कॉलेज स्तर पर इसलिए नहीं है कि मान लिया पहले किसी क्लास में सेक्शन की स्ट्रेंथ 40 थी, यानी 40 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं। अब क्या हुआ कि 10% रिजर्वेशन बढ़ गया, तो यानी 10% बच्चे आपने एडिशनल लेने हैं। तो 40 बच्चों, जो 40 थे उसमें केवल 4 बच्चे और जुड़े, यानी 44 की क्लास हो गई। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि 40 की 44 हो गई तो अब 2 सेक्शन करो, इतना कोई बहुत बिग इम्पैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ा, मैनेजेबल क्लास होती है। लेकिन हाँ, जहाँ कुछ क्लासेस में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है
और ये EWS के स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो धीरे धीरे ये चीज़ सरकार के ध्यान में भी लाई गई है। और निश्चित रूप से इसी तरह से टीचर्स कितने एडिशनल EWS की वजह से नई पोस्ट सैंक्शन होनी चाहिए, ये सारी बातें सरकार के जो भी संबंधित विभाग हैं उनके ध्यान में लाई गई है और जल्दी ही कोई इसका सोल्यूशन निकलने की आशा भी है। अच्छा, आपने जो ड्रॉप आउट वाला बताया कि जी बहुत ज़्यादा संख्या में, तो अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें ये था कि अभी देश में अगर देखा जाए तो 265 मिलियन छात्र हैं स्कूल के, लेकिन मतलब टोटल छात्र हैं, उनमें से 43 मिलियन उच्च शिक्षा में है केवल, और 110 मिलियन से अधिक विद्यार्थी कौशल विकास संस्थानों में अपना नामांकित हैं। अगर देखा जाए तो भारत शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, पढ़ने वाले छात्र ज़्यादा हैं, 1.7 मिलियन स्कूल है, 1668 विश्वविद्यालय हैं। बिल्कुल, आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा हो तो। 45,000 से अधिक कॉलेज और स्वतंत्र संस्थान हैं, जिनमें 9.5 मिलियन स्कूली शिक्षक और 1.6 मिलियन शिक्षक कर्मचारी उच्च शिक्षा में कार्यरत हैं। जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी आबादी उतनी हिस्सेदारी ये जो नया ट्रेंड चल रहा है उसी हिसाब से। तो ऐसे में बजट को लेकर, अब क्योंकि आप खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े कॉलेज के प्राचार्य हैं, आपको अगर सरकार को बजट को लेकर सलाह देने की बात की जाए तो आप किस हिसाब से क्या सलाह दे सकते हैं? क्योंकि सर है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं अभी भी, तो आप किस तरीके से सलाह देंगे सर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक की सेक्टर्स होते हैं। और यदि देश का विकास हमें करना है तो आपने शुरू में कहा कि शिक्षा को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम शिक्षा के विकास की बात करते हैं तो शिक्षा का विकास कैसे हो, इसके लिए हमें कोई विदेशी मॉडल की कॉपी करके हम यहाँ पर चीज़ों को सुधार लेंगे, ये भी हमें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, यहाँ की समस्याएं, तो समाधान भी तो यहीं का होना चाहिए ना। यहाँ का विश्लेषण करके हम ये देखें कि शिक्षा हमें किस प्रकार की देनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि मैंने शुरू में कहा था कि केवल बजट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, वन ऑफ द फैक्टर्स है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। इसमें एक बड़ा फैक्टर और क्या होता है कि शिक्षा की नीति कैसी है। हम मैं वहीं आ रहा था। हाँ जी, तो शिक्षा के लिए बजट सरकार देती है, शिक्षा की नीति भी तो सरकार बनाती है ना। तो पिछली कई नीतियाँ आ गई, 68 में आया, फिर 86 में भी नई शिक्षा नीति आई, उसके बाद अब 2020 में जिसको हम NEP या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, वो आई 2020। और 2020 की इस पॉलिसी में मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना सोच है कि ये वास्तव में यह वह शिक्षा नीति है जो भारत की शिक्षा नीति है, जो हमारे देश से संबंधित शिक्षा नीति है, जिसमें हमारे देश की बात की गई है, जिसमें हम बच्चों को कैसे स्वावलंबी बनाएं, कैसे, उसमें आपने कौशल विकास की भी बात की थी अभी जब सभी स्कूल कॉलेजों की संख्या गिना रहे थे, कैसे हम उनके अंदर कौशल विकसित करें। क्यों हर पढ़ा लिखा बच्चा एक नौकरी ढूंढने की तलाश में लग जाता है? क्यों नहीं वो नौकरी देने वालों की कैटेगरी में आना चाहता? क्यों वो सरकारी नौकरी ही क्यों चाहता है? क्यों उसका माइंडसेट ऐसा बना हुआ है? क्यों वो यह नहीं सोचता कि मैं स्वयं में एक सेल्फ सस्टेनेबल या सेल्फ रिलायंट व्यक्ति बनूं, किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं और अपना कुछ काम शुरू करूं, और यदि उस काम के लिए जो मैन पावर चाहिए दूसरे लोगों को मैं एम्प्लॉय करूं, उनको करूं। तो ऐसा क्यों है? तो कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में तो कोई खराबी नहीं थी, शिक्षा नीति में कहना चाहिए, जो
जो स्टूडेंट्स को इस प्रकार की सोच का बना देती है। और वास्तव में यह खामी थी, क्योंकि यह शिक्षा नीति चाहे 86 में बनी या 68 में थी, स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति, लेकिन यह अंग्रेज़ों से चली आ रही शिक्षा नीति को ही हम कंटिन्यू कर रहे थे। अंग्रेज़ों को तो क्या चाहिए था, उन्हें तो अपने ऑफिस और अपने काम चलाने के लिए कुछ नौकर लोग चाहिए थे, तो उन्होंने हमें नौकर बना दिया। आज़ाद होने के बाद भी हम नौकर बनने की ही मनोदशा में आगे बढ़ते रहे। तो अब हमें नौकर नहीं बनाना, बल्कि कोई स्किल सीख कर, कोई काम अपना शुरू करके सेल्फ सस्टेनेबल बनकर अपना कुछ इस तरह का काम शुरू करें, और जो यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल हो, यह बात हमें सोचनी पड़ेगी। और इस पर फोकस और इस तरह का ओरिएंटेशन और इस तरह का जोर वो इस नई शिक्षा नीति, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में किया गया है। जो मैंने कहा कि यह वास्तव में भारत की शिक्षा नीति है, जिससे वो मानसिक गुलामी से भी निकले और मुझे कुछ कर गुजरना है, इस प्रकार के एक माइंडसेट में आए। तो आपने एक लाइन कह के अपनी बात पूरी करता हूँ। तो जो बजट की बात बार बार आती है, इस NEP 2020 के लिए भी सरकार की तरफ से आपने भी कई सेमिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं और कई बातें हुई हैं। हाँ, कहीं पर भी इस नीति में बजट की वजह से, या जिनको हम फंड्स या पैसा बोलते हैं, उसकी वजह से इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई बड़ी रुकावट होती हुई ऐसी नहीं नज़र आ रही। लेकिन तेजी क्यों नहीं है? हाँ, तेजी नहीं है, रिजल्ट उसके जो होने चाहिए थे अभी भी ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचा है। बड़े विश्वविद्यालय में हो सकता है रिजल्ट की शुरुआत हो गई हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी भी वो देरी बहुत है। कई राज्यों में तो लागू नहीं हुआ है, उसका एक राजनीतिक कारण अलग हो सकता है। ट्रांजिशन फेज है ना, ट्रांजिशन यानी जिसको हम संक्रमण काल कहते हैं। एक पुरानी चीज़ हटकर एक नई चीज़ जब शुरू होती है, तो काफ़ी समय, यानी कहना चाहिए कुछ साल तो उसको समझने में, और जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उन्हीं को समझाने में वो लगता है। फिर नीचे तक पेनिट्रेट होती है चीज़ें, इन सब चीज़ों में समय लगता है, कुछ और नई बातें पता लगती हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। मैं आपको इस संबंध में एक बात बताता हूँ, उदाहरण, आपको भी जानकारी में, कोई नई बात नहीं है। जिस समय शुरू में कंप्यूटराइजेशन शुरू किया गया बैंक्स में और सभी अलग अलग सेक्टर्स में, शायद 84-85 की बात हो, राजीव गांधी के समय। हाँ जी। तो पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में वहाँ पर एक बहुत लंबी स्ट्राइक हुई कि ये कंप्यूटर क्यों लाया जा रहा है, कंप्यूटर से अनएम्प्लॉयमेंट होगा और ये होगा वो होगा, यानी वो कंप्यूटराइजेशन के विरोध में वो स्ट्राइक हुई। उसका विश्लेषण करें, पुराने तरीके से एक काम होता था, यानी अगर पासबुक भरनी है तो पासबुक हाथ से लिखी जाएगी, लेज़र अगर वहाँ मेंटेन हो रहा है तो वो हाथ से भरी जाती थी, और सब कुछ मैनुअल होता था। उस मोड से शिफ्ट होकर डिजिटल मोड में, अब डिजिटल मोड या कंप्यूटराइज्ड मोड में आना था, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। तो सबको परेशानी हुई, जबकि यदि गहराई से सोचें तो आपका मैनुअल वर्क कम हो रहा है, एक्यूरेसी बढ़ेगी। जो हाथ से लिखते समय कई बार गलती हो जाती है, आप भी पासबुक लेकर जाते थे कि ये क्या लिख दिया, ये तो था ही नहीं, ये ट्रांजेक्शन तो हुई नहीं, फिर वो ठीक करता था। तो बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई समय लगता है, ट्रांजिशन फेज होता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें, उसकी खूबियाँ वो लोगों के ध्यान में आती हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी होने लगता है। और जिसे साइंस में एक टर्म होती है मोमेंटम, देन मोमेंटम वो सेट्स इन, मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट गियर में जब गाड़ी चलाते हैं तो तब गाड़ी के इंजन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, स्पीड उसकी कम होती है फर्स्ट गियर में तो
4, 5, 6, 8 किलोमीटर की स्पीड होती है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा पड़ता है इंजन में, और जब हम 4th 5th गियर में गाड़ी डाल देते हैं तो उस समय उसकी स्पीड गाड़ी की ज़्यादा होती है, इंजन पर लोड कम होता है, पेट्रोल की कंजम्पशन पर किलोमीटर भी कम हो जाती है। फिर 5वें गियर में गाड़ी कब तक पहुंचेगी? तो पहुंचेगी धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग फेज़ है, 2020 में अनाउंस हुई, 20 के तुरंत बाद कोरोना आ गया, और कई यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको लागू कर दिया, और सौभाग्य से मुझे भी उस NEP कमेटी का एक सदस्य रहने का मौका मिला, और कई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी शुरू हुई हैं, कुछ में अभी रहती हैं, नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे वहाँ भी शुरू होगा। सरकार की तरफ से भी और पहल की जा रही है कि अब ये पॉलिसी आई है तो इसको आप लागू कीजिएगा, लेकिन हमेशा हमें आशावान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं हुआ, शुरुआत हुई है और धीरे धीरे होगी, और निश्चित रूप से यह एक बहुत ही सफल और प्रभावशाली, और जिसे मैंने पहले भी कहा, एक भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई शिक्षा नीति है। जैसा हम बच्चों को बनाना चाहते हैं, उनका माइंडसेट प्रो इंडिया, भारत उन्मुखी ऐसा हो, वो भारत के लिए, अपने देश के लिए सोचें। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई लिखाई की तो दिमाग में यह आना चाहिए कि जो रिसोर्सेज मेरे ऊपर लगे हैं वो, उनको मैं कैसे रीपे करूं, यह बात आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैं पढ़ाई करने के बाद विदेश में जाकर कैसे सेटल हो जाऊं और वहाँ पर अपनी सर्विसेज दूं। देश मेरे लिए क्या कर सकता है, इसकी बजाय यह सोचने और सोचवाने की ज़रूरत है कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि यह एक सोच इस शिक्षा नीति से विकसित बिल्कुल। और एक सोच और भी है इस देश में सर जी, जब से ये सरकार आई है तब से 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, इसके अलावा इसी तर्क पर कई सारी चीज़ों का 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। बहुत सारी 1 नेशन 1 एजुकेशन, मतलब वन एक सिलेबस यानी कहना हाँ, चाहिए, एक सिलेबस कहना चाहिए। सिलेबस, हाँ, मतलब एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम। तो क्या ये फॉर्मूला शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा किफ़ायती कर सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग शिक्षा व्यवस्थाएं हैं। बहुत अच्छा कहा आपने। और दक्षिण की अलग व्यवस्थाएं हैं, उत्तर की अलग है, पूरब की अलग है, और राज्यों की भी अपनी अपनी व्यवस्थाएं। तो क्या इस फॉर्मूले को अमल किया जा सकता है ताकि शिक्षा व्यवस्था किफ़ायती हो? बहुत अच्छी बात है। मैं तो जैसे NTA ने आया, सब जी का एक साथ एग्जाम होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के या लिए, ये CUET अभी एग्जाम हुआ, वो भी आया कि सारे विश्वविद्यालयों के लिए आपको क्या प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर इस तरीके की चीज़ों की आवश्यकता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरी सोच तो ये है कि सिलेबस में पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। कहीं सिलेबस का कंटेंट कम, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं मुश्किल, कहीं आसान, और हम सभी को एक लेवल का मान लेते हैं। तो सिलेबस, अब यह भी एक एकेडमिशियंस और एजुकेशनिस्ट, उनके लिए एक चुनौती भी है कि पूरे देश भर में एक रूपता सिलेबस में कैसी लाई जाए। लेकिन मुझे लगता है, और क्या सभी स्वीकार करेंगे? कभी सभी स्वीकार करेंगे। स्वीकार्यता तो बनाई जाती है उसके तर्क देकर, कुतर्क नहीं, सुतर्क देकर, उसके फायदे बताकर। लेकिन अभी जैसे CUT हो रहा है या NTA होता है या इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं, IIT वगैरह, IIT के भी होते हैं, नीट, हाँ जी, नीट वगैरह होते हैं। उसके पीछे भी तो यही तर्क है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग स्कूल से अलग अलग सिलेबस पढ़कर आते हैं, तो कैसे मापें कि 90% एक बोर्ड का और 80% दूसरे बोर्ड का, तो दोनों में कम ज़्यादा है, या दोनों 90% वाले हैं तो दोनों इक्वल हैं। तो उस
उस डिस्क्रिपेंसी को, क्योंकि सिलेबस अलग अलग थे, इसलिए एक कॉमन उन्होंने टेस्ट कर दिया जिसको नीट CUT या कुछ भी हम नापते हैं। तो इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी यदि सारे देश में एक ही सिलेबस बन जाए, एक तरह का कंटेंट हो और एक तरह का ही इवैल्यूएशन सिस्टम हो, मूल्यांकन सिस्टम भी, कि किस तरह से चेकिंग होगी, इवैल्यूएशन होगा। तो मुझे लगता है कि यह तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी होगा और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होगी। मैं मानता हूँ कि आसान नहीं है, जल्दी से इसको नहीं किया जा सकता। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक वाइडर इंटरेक्शन और सजेशंस लेते हुए, जैसे NEP में भी कहा जा रहा है कि इतने हज़ार और लाख ये सजेशंस आए, उन सबको ध्यान में रखकर फिर पॉलिसी बनाई गई। तो इसी प्रकार से यह हम एक सिलेबस की बात करके एक जो नई क्रांति लाना चाहते हैं, तो इसको भी हम सभी स्टेक होल्डर्स की राय मशवरा लेकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक भारतवर्ष जैसे देश में, जहाँ स्कूल के स्तर पर ही बहुत अलग अलग बोर्ड हैं, स्कूल बोर्ड्स हैं, सबके पैमाने अलग हैं, सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट के सिलेबस अलग अलग हैं। मान लिया बिजनेस स्टडीज़ बोलते हैं कॉमर्स में, या अकाउंटेंसी बोलते हैं, तो अकाउंटेंसी का सिलेबस एक बोर्ड में कुछ है, दूसरे में दूसरा है, कम ज़्यादा है, और बाद में उनका असेसमेंट केवल मार्क्स के बेसिस पर कर दें, तो यह तो ठीक नहीं है। सभी बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और न्याय तभी ठीक प्रकार से हो पाएगा जब सिलेबस में एक रूपता होगी। बिल्कुल। तो हमने सर से बात की कि कैसे केंद्रीय बजट देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है, और सर ने खुले तौर पे बताया कि एक कारक हो सकता है बजट, लेकिन पूरी तरीके से देश का शिक्षा व्यवस्था जो है वो बजट पर निर्भर हो, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं सर ने ये भी बताया कि कॉलेज प्रशासन जो है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें या जो आरोप लगते हैं कि पैसे नीचे तक नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे जो भी, उसका कोई बात नहीं है। सब चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आई है, व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई है, ऐसा आपका मानना है सर? जी, ट्रांसपेरेंसी आई है, मॉनिटरिंग है और फोकस्ड है, ये अच्छी बात है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग और जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो वो तो होना ही चाहिए। मैं अपने इस स्टेटमेंट से ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं होता था, पहले भी था, लेकिन अब और ज़्यादा उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, जो अच्छी बात है, जिससे किफ़ायत की तरफ बढ़ा जाएगा। जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल भी दिए, तो इस प्रकार की बात तो सिर्फ आंकड़ों पर नहीं जाना है, सर के मुताबिक ये देखना है कि वो पैसे कहाँ और किस स्तर पे खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल, आंकड़ों पे जाइएगा तो आंकड़ों का खेल बहुत गड़बड़ होता है, बहुत गड़बड़ होता है। तो खैर आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और हमारे खास मेहमान रविंद्र गुप्ता सर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।